बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद क़य्यूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट। आज हम बात करने लगे हैं जो सेकंड सेक्शन है जिसके अंडर एग्जामिनर होता है किसी भी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेक्शन 14 पे बात की थी, विच स्पीक्स अबाउट दी एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशन। और ये जो सेक्शन 17 है ये स्टेट करता है रिलेटिव ग्राउंड्स। तो इसका आज हम एनालिसिस करेंगे। आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये स्टेट किया था कि जो एक एप्लीकेशन जब हम फाइल कर देते हैं ट्रेडमार्क की तो वो एग्जामिनर के पास चली जाती है। एक्नॉलेजमेंट इशू होने के बाद एग्जामिनेशन जो सेक्शन है वहाँ जो कंसर्न एग्जामिनर होता है वो उस ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को हर एंगल से देखता है। और स्पेशली ये जो सेक्शन 14 और 17 है इसके तहत भी वो इसका एनालिसिस करता है कि ये किसी तरह से इन दो सेक्शन के अंडर हिट तो नहीं होती। अगर होती है तो अगर जिस तरह से भी होती होगी वो आपको फिर शो का नोटिस इशू कर देगा। और जो कंसर्न सेक्शन होंगे 14 के जो सब सेक्शन है और 17 के जो सब सेक्शन है उसके अंडर आपको वो शो का नोटिस इशू कर देगा। और अगर किसी तरह से भी आपकी जो वो मार्क इतना कह लें कि वो परफेक्ट है, कोई उसमें किसी से रिजेम्बलेंस नहीं है, कोई डिसेप्टिव किस्म का नहीं है, कोई ऐसा मार्क नहीं है जो इसके अंडर इन दो जो सेक्शन के अंडर जो उसकी वो बताई गई हैं ग्राउंड्स के उनमें नहीं, उनसे वो हिट नहीं होता है तो वो डायरेक्टली एक्सेप्टेंस में जो है चले जाएगा। बहरहाल दो ही सेक्शन है पूरे जो है वो ऑर्डिनेंस में जो जिसके अंडर एक एग्जामिनर एक पेंडिंग एप्लीकेशन को एनालिसिस करता है, उसका एग्जामिनेशन करता है और फिर उसको प्रोसीड ऑन करता है उसकी फॉर द पर्पस ऑफ प्री एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेंस बिफोर द एडवर्टीजमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क। तो जब जैसी वो एक्सेप्टेंस होती है डायरेक्टली या फिर ये शोकाज होने के बाद रिप्लाई जाने के बाद फिर एक्सेप्टेंस होती है तो उसने वो पब्लिश होना होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो सेक्शन 17 है ये इसकी क्या कंडीशन है, इसके अंडर क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 17 रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ अ रजिस्ट्रेशन। कि एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन को या रजिस्टर होने के लिए जो एप्लीकेशन आई है उसकी रिजेक्ट करने की रिलेटिव कौन सी ग्राउंड्स है। तो इसकी वैसे तो ये इन सेक्शन 14 की तरह काफ़ी ये भी लेंथ ही है, तो इसका पूरे का पूरे को हम इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे कि वो एक तो जो कुछ इसकी सब क्लासेज हैं वो सब सेक्शन है वो रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट इसलिए नहीं कि उनका जो है वो यूज़ नहीं होता वो, मतलब एक और वैसे भी एक आम आदमी को अगर ये वीडियो आम आदमी देख रहा होगा जो या फिर कोई एप्लीकेंट है जिसको ज़्यादा इन्हें लॉ का नॉलेज नहीं है या कोई लॉयर नहीं है तो उसके लिए वो कंसर्न नहीं होगा। तो लिहाजा उनमें हम उन जो है वो सेक्शंस को इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन जिसके अंदर मोस्टली जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, जो एक ट्रेडमार्क एग्जामिनर ऑब्जेक्शन रेज करता है सेक्शन 17 के सब सेक्शन के अंदर, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और वो जो है 3 ही बनते हैं, सब सेक्शन 1 फिर 1 के अंडर 3 है, उसके बाद जो है वो 17(2) है, 17(3) है और 17(4) के से लेके 6 तक वो मैंने जैसे कि कहा कि वो कंसर्न नहीं है, उसके अंडर जो है वो कोई एप्लीकेशन नॉर्मली फॉल नहीं करती। लिहाजा हम जो सेक्शन 17(1) से लेके जो 3 तक की आगे उनकी सब क्लासेज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी साथ बता दूं कि सेक्शन 17(1) और 2 सबसे ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्शन किसी के अंडर जो है वो आते हैं और कुछ ऑब्जेक्शन जो है वो सेक्शन 17(3) के भी होते हैं। तो सेक्शन 17(1) ये कहता है ट्रेडमार्क शैल नॉट बी रजिस्टर्ड इफ इट इज़ आइडेंटिकल विद एन अर्लियर ट्रेडमार्क एंड द गुड्स आर सर्विसेज फॉर विच द ट्रेडमार्क इज अप्लाइड फॉर आर आइडेंटिकल with the goods or services for which the earlier trademark is registered। अच्छा, ये अब जो इन सेक्शन है इसका सेक्शन 14 के साथ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो 14 है वो अर्लियर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को या अर्लियर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर गुड्स एंड सर्विसेज उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, जबकि ये इसका जो फेजेस है इस सेक्शन का वो अर्लियर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पे है
कि वो कोई भी आप ऐसा ट्रेडमार्क अप्लाई ना करें, ये नहीं होना चाहिए जो पहले से रजिस्टर्ड शुदा ट्रेडमार्क से किसी भी तरह सिमिलर हो या उससे मिलता जुलता या उसकी कॉपी हो। तो ये तो इन सेक्शन 1 ये कह रहा है। अब 2 जो है वो ये कहता है कि ए ट्रेडमार्क शैल नॉट बी रजिस्टर्ड बिकॉज 2A है जी, इट इज़ identical with an earlier trademark and is to be registered for goods or services similar to those for which the earlier trademark is registered। अगेन ये तकरीबन आपको जितने भी मैं आगे सेक्शन पढ़ूंगा इनमें तकरीबन मिलती जुलती ही बात नहीं मिलेगी, थोड़े से अल्फाज के चेंज के साथ, इसलिए मैं इसको जल्दी करता जाऊंगा, लेकिन करूंगा इस वे में कि ये आपको समझ आ सके कि ये सेक्शन में जो एक ब्लॉग का बनाने वाला है या वो सेक्शन में कहना क्या चाह रहा है। तो 2A की हम बात करें, मैं आपको बता था कि 2A ये कह रहा है कि ट्रेडमार्क शैल नॉट बी रजिस्टर्ड बिकॉज इट इज़ आइडेंटिकल विद एन अर्लियर ट्रेडमार्क। तो ये अगर कोई भी जो है वो एप्लीकेशन या जो मार्क अप्लाई हुआ है अंडर एप्लीकेशन है वो किसी पहले से रजिस्टर्ड शुदा मार्क के साथ आइडेंटिकल होगा। किस यानी आइडेंटिकल का मतलब यही है, जैसे मैंने आपको अपनी अदर वीडियोस में बता रखा है कि वो अगर डिटो कॉपी है, रिप्रोडक्शन है, एक किसी पहले से अडॉप्टेड या रजिस्टर्ड मार्क है, ये सेक्शन तो बार लफ्ज़ यूज़ कर रहा है रजिस्टर्ड मार्क, अर्ली रजिस्टर्ड मार्क, तो उसके इस हूबहू कॉपी है तो वो जो है नई जो है रजिस्टर्ड हो सकेगा। तो हम आगे देखते हैं 2B क्या कह रहा है। 2B में भी सेम वही वर्ड्स हैं, मैं पढ़ूंगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा 2A और B में स्वाय एक वर्ड के, वो मैं पढ़ने के बाद बता देता हूँ। तो 2B क्या कह रहा है कि इट इज़ सिमिलर टू एन अर्लियर ट्रेडमार्क एंड इज़ टू बी रजिस्टर्ड फॉर गुड्स आर सर्विसेज आइडेंटिकल विद आर सिमिलर टू दोज फॉर विच द अर्लियर ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड। ठीक है जी। तो मामला ये है कि इन दोनों में सिर्फ फ़र्क आ रहा है। पहली लाइन में वो कह रहा था इट इज़ आइडेंटिकल और ये बी में ये कह रहा है जी सिमिलर। तो सिमिलर और आइडेंटिकल का फ़र्क आ रहा है। जो सबसेक्शन 2A है वो आइडेंटिकल की बात कर रहा है और 2C जो है वो सिमिलर की बात कर रहा है, और वो जो 2A है उसमें वो सिमिलर यानी वो मतलब गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहा था कि गुड्स आर सर्विसेज सिमिलर टू दोज फॉर विच द अर्लियर ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड, यानी उन गुड्स के लिए जो है वो एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए जो एक अर्लियर ट्रेडमार्क उन गुड्स और सर्विसेज के लिए ऑलरेडी, जिन गुड्स और सर्विसेज के लिए ऑलरेडी एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो। जबकि ये बी जो है वो ये बात कर रहा है कि फॉर गुड्स आर सर्विसेज आइडेंटिकल with are similar to those for which the earlier trademark is registered। तो यानी एक ट्रेडमार्क उन गुड्स या सर्विसेज के लिए एक तो वो आइडेंटिकल या सिमिलर ना हो और फिर उन गुड्स के लिए आपने अप्लाई ना कर रखा हो जिन गुड्स या सर्विसेज के लिए एक मार्क पहले से रजिस्टर्ड है। तो ये जो सारा का सारा सेक्शन 72 है ये स्टेट कर रहा है। फ़र्क इनमें मैंने आपको बताया था जी, कोई जो 2A और B में है वो इन वर्ड्स क्या है कि वो सिमिलर का और आइडेंटिकल का जो है, एक आइडेंटिकल को डिस्कस कर रहा है, दूसरा सिमिलर को कर रहा है। और ये जो आगे इसका जो एक हिस्सा है 2A इसका सेक्शन सबसेक्शन 2 का, वो ये भी कहते हैं कि एंड देयर एग्जिस्ट अ लाइकलीहुड ऑफ कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक विच इंक्लूड्स द लाइकलीहुड ऑफ एसोसिएशन विद द अर्लियर ट्रेडमार्क। ये आई थिंक ये सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट जो है वो सेक्शन 72 का हिस्सा है कि ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा मार्क जिसके इम्कानात हों कि वो पहले से रजिस्टर्ड शुदा मार्क से सिमिलर और आइडेंटिकल इस तरह से हो कि वो उससे पब्लिक जो आम यूज़र है, पब्लिक है, उस चीज़ का बायर है या उन सर्विसेज का जो परचेज़र है वो कंफ्यूज ना हो। वो इन्हें कंफ्यूज किस तरह से ना हो कि उसको ये मतलब धोखा ना खाए।
यानी दो यानी प्रोडक्ट्स में एक जेन्युइन है और एक बाद में इन्हें लॉन्च हुई है जिसने उसको कॉपी किया है, तो उन दो में वो इन्हें धोखा ना खाए, इन्हें ओरिजिनल के साथ वो मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है जो बाद में बनेगी, एक मार्क पहले से रजिस्टर्ड है, दूसरा सेम उसी तरह का अगर रजिस्टर्ड हो रहा है तो वो उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, तो वो धोखाबाजी कर रहा है उस ट्रेडमार्क को यानी प्रोप्राइटर के साथ भी जो पहले से रजिस्टर्ड है, और दूसरा पब्लिक के साथ भी। तो ये जो है हिस्सा यही कह रहा है कि वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए पहले से रजिस्टर्ड शुदा मार्क के साथ, इस तरह से कंफ्यूजिंग ना हो कि अवाम और जो बायर है वो धोखा ना खाए, वो कंफ्यूज ना हो। आगे जी 3 है, और ये हम इसी हद तक इसको डिस्कस करेंगे। आगे मैं 4, 5, 6 को अब डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं है। तो जो सेक्शन 17 का सबसेक्शन 3 है वो कहता है जी ए ट्रेडमार्क विच 3A है इज़ आइडेंटिकल विथ आर सिमिलर टू एन अर्लियर ट्रेडमार्क। ए हो गया। बी में वो कहता है जी कि इज़ टू बी रजिस्टर्ड फॉर गुड्स आर सर्विसेज विच आर नॉट सिमिलर टू दोज फॉर विच द अर्लियर ट्रेडमार्क इज़ रजिस्टर्ड। तो होगा क्या, यानी ए और बी में उसने दो सिचुएशन बता रहा है। ए में ये बता रहा है कि अगर एक ट्रेडमार्क आइडेंटिकल या सिमिलर है ऑलरेडी जो आप रजिस्टर्ड अर्लियर ट्रेडमार्क के साथ, इधर वो रजिस्टर का वर्ड नहीं यूज़ कर रहा, वो कह रहा है पहले से एक जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाउन मार्क होते हैं जो समटाइम्स रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो ये इधर यही वर्ड यूज़ कर रहा है कि एक मार्क जो है पहले से सिमिलर, यानी एक मार्क के साथ जो पहले से मौजूद है उसके साथ सिमिलर या आइडेंटिकल है। और बी में ये कह रहा है कि इज़ टू बी रजिस्टर्ड फॉर गुड्स आर सर्विसेज विच आर नॉट सिमिलर टू दोज फॉर विच द अर्लियर ट्रेडमार्क इज़ रजिस्टर्ड। तो बी में ये कह रहा है कि ये उन गुड्स और सर्विसेज के लिए अप्लाई नहीं किया होना चाहिए कि जिनके लिए एक से पहले से जो मार्क है वो अप्लाई हो चुका है या वो रजिस्टर्ड हो चुका है। तो आगे ये चूँकि दोनों ए और बी सूरत हाल दो बता रहा है और इनको कंप्लीट कर रहा है अगला ही जो हिस्सा है। अब अगले हिस्से में मुझे कह रहा है कि शैल नॉट बी रजिस्टर्ड इफ़ आर टू द एक्सटेंट दैट द अर्लियर ट्रेडमार्क हैज़ अ रेपुटेशन इन पाकिस्तान and the use of later mark without due cause would take unfair advantage of or be detrimental to the distinctive character or the repute of the earlier trademark। अच्छा, ये आम जो हमारे नाज़रीन हैं उनमें से शायद ये अक्सर को समझ नहीं आएगी कि ये क्या कह रहा है, तो ये उसके साथ मिला के पढ़ना पड़ता है। जो सेक्शन 3E A और B क्लास है, तो उसमें मैंने आपको A और B को तो आपको वो बताया है कि A में वो कहता है कि आइडेंटिकल और सिमिलर पहले वाले मार्क से नहीं होना चाहिए। B में वो कह रहा है कि गुड्स और सिमिलर भी जो है ना, गुड्स और सर्विसेज वो भी सिमिलर नहीं होने चाहिए, जो किसी पहले जो अब ट्रेडमार्क की गुड्स और सर्विसेज है उनसे भी वो सिमिलर ना हो, आप उन गुड्स और सर्विसेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आगे ये जो उसको ने अगर आगे फर्दर 3 लाइनें हैं उसमें यही कह रहा है कि अगर कोई ऐसा मार्क है जो बेशक रजिस्टर्ड नहीं भी है लेकिन उसको एक पाकिस्तान में रेपुटेशन हासिल हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीनेशनल मार्क ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं होते या लेटली रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन वो ग्लोबली वेल नोन मार्क होते हैं और उनको पाकिस्तान में भी एक रेपुटेशन हासिल होती है। तो अगर उनके साथ भी वो मिलता जुलता मार्क है, क्योंकि हुआ तो अर्लियर मार्क ना, बेशक वो रजिस्टर्ड नहीं है। मैंने आपको बताया कि इसमें वो अर्लियर का यूज़ कर रहा है वर्ड अर्लियर ट्रेडमार्क, ये नहीं कह रहा कि अर्लियर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो लिहाजा अगर कोई ऐसा मार्क है जिसको पहले से वो एक अपनी पहचान रखता है, मार्केट वैल्यू रखता है, गुडविल रखता है, तो उसके साथ जो है वो मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। और ना ही जो आपने मार्क अप्लाई किया है वो उन गुड्स के लिए होना चाहिए या उन सर्विसेज के लिए होना चाहिए जिसमें वो अर्लियर ट्रेडमार्क इस्तेमाल हो रहा है, यानी वो अर्लियर ट्रेडमार्क जो गुड्स और सर्विसेज वो सेल कर रहा है मार्केट में और एक अपनी पहचान रखता है। आप ऐसा मार्क अप्लाई नहीं कर सकते जो उस अर्लियर ट्रेडमार्क की
साथ मिलता जुलता और उन्हीं गुड्स और सर्विसेज के लिए हो। तो ये वाली नीचे वाली 3 लाइनें ये जो है वो आपको बता रही हैं। तो लिहाजा क्योंकि इसमें वो फिर एक वर्ड यूज़ कर अनफेयर एडवांटेज, तो वो उसको अनफेयर एडवांटेज लेने की वो कह रहे हैं कि कोशिश नहीं करें, क्योंकि अगर कोई अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश वो समझते कि अगर कोई मिलता जुलता मार्क है किसी नाउन मार्क के साथ जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कंफ्यूजिंगली सिमिलर हैं या आइडेंटिकल हैं, तो वो फिर जो है वो एक समझा जाएगा कि ये अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। तो लिहाजा ऐसे मार्क को वो डिस्करेज करते हैं और रजिस्टर नहीं करते हैं। तो होपफुली मैंने आपको सेक्शन 14 और सेक्शन 17 की जो यूजेबल सब सेक्शंस हैं जिसके अंडर हमारे ट्रेडमार्क एग्जामिनर हर दिन सैकड़ों एप्लीकेशंस को की एनालिसिस करके उनको या तो उनके डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो एक्सेप्ट इन्हें होने वाली नहीं होती जिनमें एतराज़ात होते हैं जो इसमें इन सेक्शंस में बताए गए हैं, तो वो फिर इन सेक्शंस के अंडर शो का नोटिस इशू कर देते हैं टू द एप्लीकेंट टू द काउंसिल ऑफ द एप्लीकेंट, उसको रिसीव हो जाते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।